नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि क्या रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिस पे हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग और टू कैटेगराइज समथिंग इनटू लिविंग और नॉन लिविंग। नो। वाई? ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्चुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख कर बताया है, ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी बुक में 11th एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्चुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो लिविंग नहीं कहलाएंगे? यस ऑफ कोर्स वो लिविंग है, पर क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इसलिए हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो नॉन लिविंग है। ओके, तो इसलिए हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक पे भी कि एक चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसका ये एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, जिसमें म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो तब भी लिविंग ही कहलाएंगे। ठीक है, इसमें आपको फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन याद रखना ज़रूरी है, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करता है। मल्टीप्लिकेशन होता है फंगी में, मल्टीपल स्पोर्स बनते हैं। तो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। प्लेनेरिया में ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजेनरेशन दिखता है। ट्रू रीजेनरेशन का क्या मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म है और उसके पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो, यानी उसमें एक कट आ गया। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है वो कट गया, तो इसका जो कट पार्ट होगा वो भी एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है। इसको कहते हैं ट्रू रीजनरेशन, जो कि प्लेनेरिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट्स में, तो एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डाइजेशन, यानी कोई एक बड़ा पार्ट हमने कुछ भी खाया वो डिवाइड हो रहा है यानी डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, एनाबॉलिज्म जो होता है ये एसिमिलेशन से रिलेटेड होता है। एनाबॉलिज्म आपने इससे पहले एसिमिलेशन पढ़ा होगा। तो एनाबॉलिज्म में होता है क्या है कि जितने भी पार्ट्स जो डिवाइड हुए हैं यानी जो डाइजेस्ट हुआ है, अब वो डाइजेस्ट होके, जैसे फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड है तो डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में। अब सेल को किस चीज़ की ज़रूरत है? रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो अब ये अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को एसिमिलेट होने की ज़रूरत है, यानी इकट्ठा होने की ज़रूरत है टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो ये जो एसिमिलेट होंगे इस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिज्म, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको समराइज़ कर दिया। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी टोटल जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा होता है, चाहे वो एसिमिलेशन का हो चाहे वो डाइजेशन का हो, यानी कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, तो ये आपको पता होगा कि ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म होता क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं हर एक चीज़ को, यानी जो स्टिमुली, जिसको स्टिमुली बोलते हैं, STIMULI, स्टिमुली क्या होता है? कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको स्टिमुली बोलते हैं, और उसको हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ डे लेंथ होती है। डे लेंथ का मतलब है कि जिस टाइम पे एक्सपोजर ज़्यादा है सनलाइट का वो लॉन्ग डे कहलाएगा, जहाँ पे एक्सपोजर कम है वो शॉर्ट डे कहलाएगा। उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ होती है और उनके बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसको फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, इस रिस्पॉन्स को फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल आप समझ लें कि जैसे मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, एग्जाम्पल भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है आपको। मोस्ट एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं यूज़ फोटोपीरियोडिज्म टू डिटरमिन व्हेन टू फ्लावर। मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मगर इनको जो है फोटोपीरियोडिज्म से ये डिटरमिन करते हैं, यानी इनको जो एक्सपोजर मिलता है सनलाइट को उससे ये डिटरमिन करते हैं, उससे ये समझते हैं कि उनको कब फ्लावर करना है, यानी उनमें फ्लावर्स कब आने हैं।
दे हैव फोटोरिसेप्टर प्रोटीन्स कॉल्ड क्रिप्टोक्रोम एंड फाइटोक्रोम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंशन कर लें कि ये दो फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं प्लांट्स में, और स्पेशली ये एंजियोस्पर्म्स में होते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, जिनको क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम कहते हैं, जिसके बेसिस पे ये अब्जॉर्ब करते हैं जो सनलाइट होती है और फिर फ्लावर करते हैं। ठीक है, उसमें फ्लावर्स आते हैं, तो ये मेंशन कर दें आप अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखिए फोटोपीरियोडिज्म देख लिया हमने और उसकी एग्जाम्पल देख ली कि कौन से प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसी बेसिस पे बेस्ड ऑन द क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या होता है कि मतलब ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए या कम एक्सपोजर चाहिए फ्लावर करने के लिए, इसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज क्या हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, डे न्यूट्रल आपको अभी समझ में आ जाएगा। लॉन्ग डे प्लांट्स का मतलब है जिनको ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा टाइम तक उनको सन में एक्सपोज रहने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू फ्लावर। फिर शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? यानी जिनको ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं होती है, जिनको कम एक्सपोजर मिलेगा उसमें भी वो फ्लावर कर सकते हैं। डे न्यूट्रल क्या होते हैं? जिनको ना ही ज़्यादा और ना ही कम, एक मॉडरेट रेंज चाहिए होता है सनलाइट का टू फ्लावर। ठीक है, देखिए द प्लांट्स विच रिक्वायर मोर एक्सपोजर टू लाइट आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स। ये मैंने स्पेसिफिकली डेफिनेशन लिख दी है ताकि आप इसको नोटबुक में लिख लें। जैसे कि अब ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स एमसीक्यूज़ के लिए आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि लॉन्ग डे प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो वो है रेडिश, स्पिनच एट्सेट्रा। रेडिश और स्पिनच याद रखेंगे तो इनफ होगा। शॉर्ट डे प्लांट्स में देख लेते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनको लेस एक्सपोजर चाहिए होता है लाइट का, उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। और उनकी एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे? राइस है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, ये शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। प्लांट्स एंड वेज द फ्लावरिंग अकर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डे लेंथ्स, मतलब डिपेंड नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये नोट इसलिए है क्योंकि आपको ये नाम याद होना चाहिए। क्राइसैंथेमम, हिबिस्कस एंड पिट्यूनिया, ये क्या है? लॉन्ग डे प्लांट्स है। यूजुअली क्या हो जाता है, ये स्किप हो जाता है ये नाम, और यही अगर पूछ लिए जाएंगे कि ये शॉर्ट डे हैं या लॉन्ग डे प्लांट्स हैं तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये आपको लिख लेना है और याद रखना है कि ये तीनों प्लांट्स जो होते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, यानी इनको लॉन्ग डे एक्सपोजर चाहिए होता है टू सनलाइट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा दोनों ही के लिए, यानी क्लास 11th साइंस के लिए भी और DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।